साथ ही जो मिलिटेंसी सिनेरियो अभी कश्मीर में चल रहा है उस हवाले से बात की। क्या कुछ डीजीपी पुलिस ने कहा, आए आपकी नजर करते हैं। मैं जो समझता हूं कि पिछले 4 रोज के अंदर 3 जगह पे जो ऑपरेशन हुए, कल एक साथ ही साथ ऑपरेशन शोपियां में भी चल रहा था जिसमें एक आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन का मारा गया, तालिब हुसैन। 3 आतंकी करीरी में जो 3 दिन पहले इनकाउंटर हुआ उसमें मारे गए, और ये 2 आतंकी जहां पर मारे गए इनमें से 4 दहशतगर्द जो हैं वो ए और A+ लेवल के हैं, यानी टॉप कैटेगरी में जो आते हैं। अगर कश्मीर के पूरे लोगों के टॉप 60 की लिस्ट आप निकालें तो टॉप 10 में या टॉप 20 में आने वाले जो 4 कमांडर इसके अंदर मौजूद हैं। इस तरह का जो ऑपरेशन पुलिस और फोर्सेस ने मिलकर के, आर्मी ने मिलकर के किया है, मैं समझता हूं कि लोगों के लिए ये बहुत बड़ी राहत बन के आएगा इनका ऑपरेशन के अंदर इनका ख़त्म हो जाना। क्योंकि जैसे सजाद हैदर ने बहुत बड़ी तादाद में लोकल लड़कों को मोटिवेट करके मिलिटेंट बनाया था, मैं पहले भी बताता हूं कि अभी इस साल के अंदर 2020 के अंदर हम लोग 16 बच्चे ऐसे हैं जो आतंकी बन चुके थे, दहशतगर्द बन चुके थे, उनको वापस लाए हैं, माँ बाप के साथ उनको मिलाया है। और हमारी कोशिश है कि आइंदा भी हम बच्चे जो रास्ते से भटक रहे हैं उनको वापस रास्ते पर लाएं, उनको अपने माँ बाप के साथ मिलाएं, उनको ये बताएं कि ये रास्ता जो है जो तबाही और बर्बादी का है, और उनको अपनी ज़िंदगी को खुश और खुशहाल बनाने के लिए, माँ बाप का साथ देने के लिए जिंदा रहना है, मौत का रास्ता नहीं चुनना है। ये एक ऐसा माहौल जहाँ पर पाकिस्तान दहशतगर्दी का पैदा कर रहा है, जिसके अंदर सोशल मीडिया के जरिए, बाकी और तरीके जो उनके जहाँ पर एजेंसीज उनके जरिए इस तरह का माहौल बनाया जाता है, यहाँ कम उम्र के बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे, उनको वर्गला करके आतंक की तरफ जो है धकेला जा रहा है। श्रीनगर ऑलवेज हैव बीन वन वे और द अदर affected by militancy. It always had some presence of militant in Srinagar city, maybe under the garb of some treatment in some hospital. People used to get injured in encounters and they would come for treatment to Srinagar. They would hide somewhere. That kind of trend is still there. People would come for certain coordination meetings also in some parts of Srinagar. The only thing is that our quality of information is much better with regard to Srinagar city now. Whenever somebody is sitting in some part of Srinagar city, we get to know of it. स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला ने अपने रिहाइशगाह पे आज इजलास बुलाया है। 4 जो सीनियर लीडर्स है उनको वहां पे तलब किया गया है। क्या कुछ इजलास में होगा और क्या जो हुकूमती दावे हैं उनके हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त ने इजलास बुलाया है, इस पूरे मामले पर मेरे सीनियर साथी इशफाक गवर दिल्ली स्टूडियो से बराह रास्त मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे। गवर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह इजलास नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला ने बुलाया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या हुकूमती दावों के खिलाफ ये इजलास बुलाया गया जहां पे ये कहा जा रहा है कि किसी भी एनसी लीडर को हाउस डिटेंशन में नहीं रखा गया है? देखिए रूफ, अगर आज के हम इस इजलास की बात करें जो भी थोड़ी देर में शुरू होने है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकली भी, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि आपको याद होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 पिटिशन जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर चली गई है। एक फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने दी है, एक उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो है वो गई थी, और तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा साबिक मेम्बरान कानून साज़ी और साबिक वज़रा के नाम दिए गए थे, जिन्हें यह कहा गया था कि 5 अगस्त के बाद उन्हें या तो घर में नज़रबंद रखा गया है गैर ज़रूरी तौर पर, या उन्हें बाहर जाने पर पाबंदी है। इसलिए कोर्ट से डायरेक्शन है कि मांगी जा रही थी कि उनको रिलीज़ किया जाए और उनके जो राइट टू फ्रीडम है उसको बहाल किया जाए। और जब ये मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने आया तो हाई कोर्ट के सामने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक एफिडेविट आया जिसमें कहा गया कि कोई भी लीडर नज़रबंद नहीं है, किसी लीडर पर PSA नहीं है, और जो कोई घर में बैठा है वो एक सिक्योरिटी ड्रिल की वजह से है, और अगर उन्हें बाहर जाना हो वो बाज़ाब्ता तौर पर सिक्योरिटी के साथ मशवरा करके जा सकते हैं। उसी तरीके का जवाब था जिस तरीके का प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज को सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया गया था। तो उसके बाद हमने देखना था कि ऑल पार्टीज मीटिंग थी, वो हुई नहीं। लेकिन आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो मांगा गया है वो सिर्फ 4 लोगों को बुलाया गया है। अब्दुर्रहीम राथर, मोहम्मद शफी उड़ी और नासिर असलम वानी, अली मोहम्मद सागर, ये 4 लोग जो हैं वो बुलाए गए हैं। ये सिर्फ एक टेस्ट डोज है कि अगर वो आते हैं
तो सरकार का दावा सही है कि वो आ सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं और पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। अगर वो नहीं आते हैं तो वो यही फाइल उठाकर, ये सारी चीज़ें उठाकर ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाएंगे, जहां पर वो बताएंगे देखिए सरकार किस तरीके से झूठ बोल रही है और सरकार के कहने और करने में कितना फ़र्क जम्मू कश्मीर के अंदर है। इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब इसमें एक और पहलू ये भी है कि अगर ये 4 लीडर आज आते हैं तो सरकार का व्यू पॉइंट क्लियर है कि हाँ कोई भी आ सकता है, तो उसके बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या होगा। तो आज फिर मीटिंग होगी जिसमें डिस्कस किया जाएगा, डिटेल डिलिब्रेशन होगी और वही पुरानी बात सामने होगी कि रेस्टोर कीजिए जी 5 अगस्त की पोजीशन को और दूसरी चीज़ें। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि अब वो आगे करेंगे क्या, क्योंकि जब 5 मिले डैट मीन्स वर्किंग कमेटी मिल सकती है, जिसका वो बार बार कह रहे हैं कि वर्किंग कमेटी का इजलास होगा, उसमें हम हतमी फैसला करेंगे, क्योंकि 8 महीने का टाइम लगभग है डिलिमिटेशन का। उसके बाद ऑटोमेटिकली चुनाव का बिगुल बजना है, चाहे 1 महीना उधर हो या 1 महीना इधर हो। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोजीशन क्या कुछ होगी, क्या वो चुनावी दंगल में रहेगी या नहीं रहेगी, ये आज ही उन्हें तय करना होगा, ताकि आज से ही उन्हें अपने पार्टी कार्डर और लोगों के सामने जाकर कोई बात कहनी होगी। क्योंकि अभी तक जिस तरीके का माहौल वो बना रहे हैं वो ये है कि देखिए हम किसी भी तरीके के प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक जब तक 4 अगस्त की पोजीशन को रेस्टोर नहीं किया जाएगा। फिर यू टर्न आता है कह रहे कि हम तो डेमोक्रेटिक। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जहां आपने बात की कि अगर लीडर्स जा पाएंगे तो क्या कुछ सूरत हाल रह सकती है, मगर सिक्योरिटी कंसर्न भी एक बड़ा मामला बनता जा रहा है, क्योंकि 5 अगस्त के बाद कई लीडर जो बड़े लीडर्स है वो कह रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है, जो उनकी तैनात सिक्योरिटी उनको छीना गया है, तो वो कैसे। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है इस वक्त, और ये सिक्योरिटी का इशू सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने लगातार देखा है कि जो मामले सामने आए थे जब 5 अगस्त का इशू हुआ था और उससे लेकर आज तक की जब हम बात करते हैं, सिक्योरिटी बहुत सारे लोगों की हटाई गई थी और वो सिक्योरिटी हटाने का ही वजह था कि लगातार कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि उनका जो सिक्योरिटी कवर है वो पूरी तरह से उन्हें नहीं दिया गया है। लेकिन बाय एंड लार्ज जब आप देखेंगे, जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को बाहर जाना होता है तो वो किसी न किसी तरीके से अपनी सिक्योरिटी कवर को ले सकते थे, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला लगातार ले रहे हैं। और उनका मानना है कि देखिए मैंने भी जब सिक्योरिटी कवर मांगा तो मुझे सिक्योरिटी कवर दिया गया और कभी कभार नहीं भी दिया गया। तो अभी सबसे बड़ी पोजीशन ये होगी कि जब अली मोहम्मद सागर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुर्रहीम रातर, मोहम्मद शफी उड़ी, जब ये घर से निकलेंगे क्या इन्हें अलाउ करेंगे, और अगर इन्हें अलाउ करेंगे तो सिक्योरिटी जो उनका पहले स्टेटस था क्या वो रहेगा, या रूटीन में जो एक्स कैटेगरी की सिक्योरिटी होती है 2 PSO प्लस व्हीकल वो उनके पास रहेगी और एक एस्कॉर्ट रहेगा, वो देखने वाला मामला होगा। लेकिन जहां तक हमारी सोर्सेज से बात हो रही है, मूड सरकार का है, डिस्ट्रिक्ट के जो सूबाई इंतजामिया है या मिनिस्ट्री फॉर होम है, वहां पर यह मूड है कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस को इनिशिएट होने दिया जाए, और मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ी देर में वो अपने घरों से भी निकलेंगे। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी इशफाक गवर बात कर रहे थे और जो सिचुएशन है जम्मू कश्मीर की, उनके हालात से हवाले से बात करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इजलास तलब किया, क्या इजलास हो सकता है कुछ वक्त बाद ही पता चलेगा, मगर यह है कि सिक्योरिटी के हवाले से जिस तरह के खदशात इजहार किए जा रहे हैं उस पर तफसीलन बात की हमारे साथी इशफाक गवर ने। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। उस स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। कल के दिन के हवाले से बात करें तो 700 से ज़्यादा केस जो पॉजिटिव केस तजावुज़ कर गए और 30,000 तक जम्मू कश्मीर के पॉजिटिव केसों की जो तादाद है वो बढ़ गई है। अमवातें भी बहुत ज़्यादा हो रही है। कल के दिन के हवाले से 12 अमवातें हुई है। जहां सरकार ने अनलॉक कर दिया, लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया, वहाँ पर SOPs फॉलो करने की बात कही जा रही है। कई वायलेशन भी की खबरें आ रही है। मैरिज सेरेमनी में श्रीनगर के डाउनटाउन एरिया में 41 जो फैमिली मेम्बर से रिश्तेदार है वो पॉजिटिव आए हैं। सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा कह सकते हैं कोविड-19 के हवाले से। जहां डॉक्टर्स ने या हम कह सकते हैं सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, वहां लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है, मगर लोग एहतियात बरतते नहीं है। मेरे सीनियर साथी सनम एजाज इसी मुद्दे पर बराह रास्त मेरे साथ जुड़े हैं श्रीनगर से। सनम, शुक्रिया बात करने के लिए। कोविड-19 की सिचुएशन, 30,000 पॉजिटिव केस जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, कल के दिन के हवाले से 12 अमवातें हुई है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सूरत हाल बनी है? देखिए, जिस तरह रूफ आपने खुद भी कहा कि शादी का फंक्शन और उसमें 40 से ज़ायद का पॉजिटिव आना, ये साफ जाहिर कर रहा है कि हमारे यहाँ जो फंक्शंस हो रही है, जो उनमें फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो ख्याल रखना था वो नहीं रखा जा रहा है। ये श्रीनगर के डाउनटाउन के इलाके का एक इलाका है जहाँ पे ये शादी की फंक्शन थी और वहाँ पे बताया जाता है कि ये लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए और दूल्हा दुल्हन सारे सगे संबंधी सब इसमें पॉजिटिव आने की खबर है। और ये सिर्फ एक ही मामला नहीं है, हमारे यहाँ फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो ख्याल सरकार ने बताया था
बताया तो ख्याल अच्छा था, गालिब की तरह से वो ख्याल गालिब अच्छा है, लेकिन उस ख्याल को ज़मीनी सतह पे अमलाते हुए ना हमने देखा है, ना आवाम को कहीं देखते हुए नज़र आ रहा है, और ना ही सरकार को भी शायद नज़र नहीं आ रहा है, और ताहम सरकार आंखें बंद की हुई है। फ़िलहाल जो सिचुएशन है मुल्क में अमवात के सिलसिले में हम चौथे नंबर पे थे, अब हिंदुस्तान तीसरे नंबर पे है। जम्मू कश्मीर में 30,000 की तादाद पार हो चुकी है। अमवात भी हमारे यहाँ लगातार 1 दर्जन के ज़ायद रोज़ की आती हैं, और इन्हीं अमवात के बीच में वो अमवात भी हम कहीं काउंट नहीं करें जो इस कोविड की वजह से हो रही है, जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो ये वो सारी सिचुएशन है जो इस वक्त कश्मीर से लेकर दुनिया भर में है। लेकिन कश्मीर में जो यही हम कह सकते हैं कि जो सरकारी तौर पे करना था, जो इक़दामात उठाने थे, जो पॉलिसी मेकर्स को इस कोविड के इस लॉकडाउन के दौरान पॉलिसी बनानी थी, उस पॉलिसी का सब उल्टा नज़र आया है। पॉलिसी भी उल्टी बनाई और नताइज भी उल्टे ही निकल रहे हैं। इसलिए यही कह सकते हैं कि अब ऊपर वाला ही इस बला से बचा सकता है। ज़मीनी हक़ाइक़ और सरकारी जो कोशिशें वो नज़र नहीं आई है। सनम, हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने या जो हमारा सेहत महकमा है उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, लोगों पे अब छोड़ दिया है कि लोग जितना एहतियात कर सकते हैं उतना अपने आप को बचा सकते हैं? देखिए, हमारे महकमे सेहत से लेकर हमारी पूरी सरकार ने सरेंडर तो पहले ही कर दिया इस कोविड के सामने ही। बड़ी कोशिशें की थी, लेकिन उन कोशिशों के दौरान जो पॉलिसीज़ उन्हें बनानी थी, जिस तरह से इक़दाम उठाने थे, वो नहीं उठाए गए। कोविड की लड़ाई एक तरफ, लेकिन पूरा हेल्थ स्ट्रक्चर जो है वो क्रिपल करके रखा गया है, और वो पॉलिसी मेकर्स ने ही किया है, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स में वो एक्सपर्ट नहीं थे जो नज़र रख रहे थे पूरे हाल पे। और इस सारे के बीच में जहाँ एक तरफ कोविड की अमवात हो रही है, दूसरी तरफ उन अमवात को कोई नहीं गिन रहा है जो दूसरी बीमारियों में मुब्तला हैं। आपको मैं बताता चलूँ, श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल में करीबन 5 महीने से गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की कोई भी सर्जरी नहीं हुई है, और वहाँ से पेशेंट आते हैं, उनको डेट्स दी जाती हैं, सर्जरी नहीं की जाती हैं। उस सर्जरी न होने की वजह से बहुत सी अमवात होती हैं, हम उनको अननोटिस्ड डेथ्स कहते हैं। इसी तरह जो बाकी डेथ्स हो रही हैं, वो तो वजह वहाँ पे भी एसएमएच हॉस्पिटल में कोविड ही वजह बताई जाती है, कोविड है, फिलहाल सर्जरीज नहीं करनी है। तो इस कोविड के हवाले से जो सरकार ने पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी पे बहुत से लोगों को एतराज़ है, और पॉलिसी बनाने वालों ने ये नहीं देखा कि हम कोविड के नाम पे लड़ते लड़ते बाकी बीमारियों के सामने सरेंडर तो नहीं कर रहे हैं। और साफ जाहिर है कोविड में नाकामी तो है ही, बाकी बीमारियां अब सर चढ़ के इंसानी जानें ले रही हैं। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सनम। हमारे साथी सीनियर साथी सनम एजाज बात कर रहे थे कोविड-19 के हवाले से, जिस तरह सिचुएशन बनी हुई है जम्मू कश्मीर की। हम बात करें 30,000 केसेस जो है वो सामने आए हैं, अमवातें भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और सरकार और कहीं ना कहीं महकमा सेहत जो है उन्होंने कहीं ना कहीं अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब लोग जितना एहतियात कर सकते हैं, जितना अपने आप को बचा सकते हैं, लोग उतना ही बचाए, क्योंकि अब लोगों पर जिम्मेदारी छोड़ी गई है। अनलॉक में ये भी शिकायतें आ रही है कि लोग सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रख रहे हैं, कहीं मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में ताजिर कम्युनिटी के हवाले से, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये इंडस्ट्री जो है ये काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई है। अगर हम 2014 सैलाब के बाद की बात करें, या फिर आर्टिकल एब्रिगेशन की बात करें, और अब कोविड की बात करें, तो ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब यहाँ की सरकार ने फैसला लिया है, जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने एक 5 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र भी होंगे, और बाकी जो कमिश्नर सेक्रेटरी के लेवल के जो अफसरान हैं वो होंगे। वो 1 सितंबर तक एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके सामने रिपोर्ट पेश करेंगे किस तरह की सूरत हाल बनी है यहाँ के ताजिर कम्युनिटी को। तो ये एक अच्छा कदम है जिसको यहाँ के जो बिजनेस होल्डर्स हैं, यहाँ की जो ताजिर अंजुमन है, उन्हें इसको अच्छा स्टेप माना, क्योंकि पहले ही यहाँ के जो मुख्तलिफ अंजुमन हैं उन्होंने यहाँ की सरकार से बात की, मरकजी सरकार से बात की कि किस तरह ये जो इंडस्ट्री है, चाहे हम टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें या बाकी जितने भी इस इंडस्ट्री से मुंसलिक लोग हैं, उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए, वो कैसे दोबारा से अपना कारोबार शुरू कर सके, क्योंकि एक तो बैंक लोन है और उस पर ऊपर से इंटरेस्ट, ये एक बड़ा मामला है जिसकी वजह से यहाँ के जो ताजिर है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अब जब कमेटी तश्कील दी गई है, रिपोर्ट 1 सितंबर तक आनी है, उस पर यहाँ के जो कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट है शेख आशिक, उन्होंने बात की है गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया है। क्या कुछ कहना है इनका, आए आपकी नज़र करते हैं। पोस्ट अगस्त सिचुएशन जो हुई उसके बारे में आपको पता ही है कि 5-6 महीने तो सारा बंद ही पड़ा हुआ था। तो हमने उस वक्त जो हमारे पीछे जो प्रेडिसर थे, हमारे एलजी साहब, जीसी मुर्मू साहब, उनको मिले हम। तो एक डेलीगेशन गई बाज़ाब्ता इन द मंथ ऑफ जनवरी, क्योंकि हालात ख़राब थे। लॉस रिपोर्ट हमने पहले ही इशू किया था, 18,000 करोड़ से ज़्यादा और 4 लाख से ज़्यादा
बेरोज़गार हमारे लोग हो गए थे, और उसमें हमारी ये उम्मीदें थी उस वक़्त कि जल्द से जल्द एक रिवाइवल पैकेज आ जाए, मगर अल्लाह ताला का अपना एक हिसाब होता है और हम 1-2 महीने इस तरह निकले कि पता ही नहीं चला। जब हम मार्च आ गया तो हमने देखा कि सारा कुछ वैसा ही पड़ा है, कोई कंक्रीट स्टेप आगे नहीं हुआ तब तक। तो हमने यूनियन गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग रखी, जिसमें हमने यूनियन होम मिनिस्टर साहब और फाइनेंस मिनिस्टर भी पार्ट रहे, और अपना एक मेमोरेंडम दे दिया, जिसमें हमने बाज़ाब्ता ये लिखा कि किस तरीके से हम अपनी इकॉनमी को वापस बैक टू ट्रैक ला सकते हैं। जब 2014 हो गई, आपको नहीं पता था, मैं उस वक्त भी प्रेसिडेंट था, और मैंने ही अपील की थी कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, और एक डिसीजन यहाँ से चैम्बर से हुआ था, और उस बिना के पे इंश्योरेंस कंपनी से लगभग 3,000 करोड़ सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर लोगों को मिले थे। फिर गवर्नमेंट का एक पार्ट जो था, हमने एक लॉस रिपोर्ट बनाया, गवर्नमेंट ने वो एडमिट किया, फिर गवर्नमेंट आई गई, मगर वो डिसीजंस ना मैं गवर्नमेंट की तरफ से जवाब दे पाऊँगा, और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का सवाल जो भी है वो तो गवर्नमेंट ही देगी। विद द रिजल्ट क्या है कि लार्जर जो लोग एक इंटरेस्ट था, जिनका 50,000 लाख रुपया एक उम्मीद थी, वो उनको नहीं मिली है उस टाइम, आज ऑन रिकॉर्ड भी है। कुछ लोगों को उस वक्त हुआ, वो फिर उन्होंने उस दर ही रोक दिया, और उसके बिना पे मैं आज कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को जल्द से जल्द, अबर एलजी साहब ने अभी ये टाइम बाउंड एक कमेटी बनाई है 1 सितंबर तक, जितना जल्दी हो सके, ताकि आप समझने की कोशिश करें, एक ट्रांसपोर्ट जो बेचारा 12-13 महीने से बैठा हुआ है, उसका इंश्योरेंस के पैसे कहाँ से निकलेंगे, रोड टैक्स कहाँ से निकलेगा, उसका गुजारा कहाँ से निकलेगा। हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री आप देखें, हमारे टूर ऑपरेटर बैठे हैं हाथ पे हाथ, होटल बेचारे सारे बंद पड़े हुए हैं। तो ये एक कंसर्न है। हमारी हैंडीक्राफ्ट जिसके साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, बेरोज़गार बैठे हैं। बैंक इंटरेस्ट की बात जो है, बैंक एक पैसा खरीदता है और बेचता है, ये गवर्नमेंट को इंटरवेन करना है, और गवर्नमेंट को ये चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि लोगों का वेलफेयर हो। जब एक बिजनेसमैन काम अपना चलाता है, गवर्नमेंट भी चलती है। ये सिर्फ नुकसान सिर्फ बिजनेसमैन का नहीं होता है, जेके गवर्नमेंट का भी नुकसान होता है। आपका जीएसटी कलेक्शन जो हमारा इस तरह था, ग्राफ ऊपर जा रहा था, वही आज नीचे जा रहा है। हमारी बैंकिंग सर्विसेज उतनी यूज़ नहीं हो रही हैं आजकल, क्योंकि लोगों के पास कैश फ्लो नहीं है। सो इन सब चीज़ों को चलाने के लिए, इकॉनमी को ट्रैक पे लाने के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव पैकेज की ज़रूरत है, एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है, जिसमें हमारे यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, हमारे लोकल ट्रेड का देख लीजिए हालत कितना ख़राब है। तो ये सारा जो है आप मिला के देख लें, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसने सफ़र नहीं किया। गवर्नमेंट को इसको सीरियसली लेनी चाहिए। आप कहीं से भी बात करेंगे तो आज लोगों की उम्मीदें इस कमेटी पे हैं और इस रिपोर्ट पे हैं, और नए एलजी साहब को ये 10-15 दिन में लोग वेट करेंगे कि इस पे कॉम्प्रहेंसिव, और जहाँ पे भी कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इनपुट्स की ज़रूरत है, हमने उनको एश्योर किया है कि हम इनपुट्स देते रहेंगे। हर सेक्टर को हम बात करेंगे, हर एसोसिएशन से हम बात करेंगे, ताकि कहीं पे इनपुट में कहीं कोई ब्रेकेज और कम्युनिकेशन गैप ना रहे। चलिए नाज़रीन, शेख आशिक प्रेसिडेंट कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट हैं वो बात कर रहे थे, और इनका कहना है कि सरकार की नोट्स में सारे मामला जो है यहाँ के जो बिजनेस सेक्टर के हैं वो पहले ही लाए गए थे। हम चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक बुनियादों पे इस मामले को जल्दी से हाथ में लिया जाए, और जो भी यहाँ की मुश्किलात हैं यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी को, उनको हल किया जाए। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं, और स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे मुहर्रमुल हराम के हवाले से। आज शाम से मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है, जहां सरकार ने इस हवाले से पहले ही SOPs मुरतब की हैं, और लोगों से कहा गया कि वो किस तरह इन कोविड-19 की वजह से अपने आप को बचाए और एहतियात बरते इन मजालिस में। वहीं पे अंजुमन शरीफ शिया के सदर आगा सईद हसन ने भी मीडिया से बात की। हमारे साथी मोहम्मद अशरफ से उन्होंने बात की मुहर्रमुल हराम के जो मजालिस है उनके हवाले से क्या कुछ कहना है आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़ी का, आए आपकी नज़र करते हैं। इस वक्त जबकि पूरी दुनिया एक महलिक वबाई आफत से दोचार है और हर कदम पर एहतियाती तदाबीर को नागज़ीर तस्वुर किया जा रहा है, इन हालात में मुहर्रमुल हराम की तक़रीबात के दौरान एहतियाती तदाबीर को अमलाने की अशद ज़रूरत है। जो
एडवाइस आलमी तंजीम सेहत, महकमे सेहत और इंतज़ामिया ने एहतियाती तदाबीर वज़ा किए हैं, बयान किए हैं, उन पर अमल करके अज़ाई से दिशोदा अंजाम दी, जिस पर मराजे किराम ने अमल पैरा होना हर एक पर लाजिम करार दिया है और फरमाया है जिस तरह आप फतवा पर अमल करते हैं इसी तरह जो एडवाइजरी कोविड के हवाले से, इस वबा के हवाले से कोविड के एक्सपर्ट बयान किए हैं उस पर उसी तरह अमल करें जिस तरफ किसी फतवा पर अमल करते हो। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरी शियान ने इस हवाले से एक मुफस्सल लाहे अमल मुरतब किया हुआ है जो पहले ही आवाम तक पहुँचाया गया है। मैं पुरुम्मीद हूँ कि अवामुन्नास हालात की नज़ाकत को महसूस करते हुए हर सतह पर ताउन पेश करें। मुहर्रमुल हराम के आयाम में एहतियात बरतना बड़ा ज़रूरी है। कोविड-19 की वजह से जिस तरह सरकार ने SOPs बनाई है, SOPs को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है और साथ ही लोग सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, अपने आप को बचाएं। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं और स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे टूरिज्म के हवाले से। जम्मू कश्मीर के टूरिज्म के हवाले से अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो ये सीज़न रहता था। अगर हम बात करें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 2-4 महीने ऐसे रहते जहाँ पे टूरिज्म का काफ़ी ज़्यादा रश रहता था। बाहर मुल्कों के सयाह यहाँ पे आते थे, बाहर रियासतों के टूरिस्ट यहाँ पे आते थे और यहाँ की जो इंडस्ट्री है इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलता था। अब साल 2014 के बाद भी ये इंडस्ट्री हिट हुई है। उसके बाद अगर देखा जाए आर्टिकल एब्रिगेशन से लेकर अभी तक 1 साल मुकम्मल हो गया है, 1 साल से ज़्यादा वक्फा और मुकम्मल हो गया है। यहाँ पे ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई है। यहाँ मुख्तलिफ मुल्कों के जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। इस साल के बीच में हमने देखा यहाँ बाहर जो रियासतों के टूरिस्ट वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ की जो सरकार है उनने फैसला लिया कोविड के बीच में ही टूरिज्म इंडस्ट्री को खोला जाएगा। यहाँ के जो पिकनिक स्पॉट्स है, टूरिज्म स्पॉट्स है, उनको ओपन कर दिया गया है कोविड के बीच में ही। जहाँ पे हमने ये देखा कि बाहर के मुख्तलिफ रियासतों के टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आए, मुख्तलिफ ममालिक के टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आए, मगर लोकल जो टूरिस्ट है उन्होंने रुख किया है मुख्तलिफ जो यहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। चाहे हम पहलगाम की बात करें, गुलमर्ग की बात करें या बाकी जो भी टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ यहाँ का लोकल टूरिस्ट जाता है। गुलमर्ग में भी ऐसा ही रश देखने को मिला, वहाँ लोकल टूरिस्ट गए हैं। हमारे साथी इशफाक अहमद ने वहाँ के टूरिस्ट जो है, यहाँ के लोकल टूरिस्ट, उनसे बात की है और वहाँ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी गुलमर्ग, उनसे बात की है कि किस तरह SOPs को ख्याल रखना ज़रूरी है, किस तरह सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखना ज़रूरी है। अलो सरकार ने किया है टूरिज्म जो स्पॉट्स है वहाँ खोलने का, वहाँ पे अलो किया गया लोगों जाने के लिए, मगर साथ में SOPs को फॉलो करना ज़रूरी है। क्या कुछ लोगों का कहना है, क्या कुछ जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनका कहना है, आए आपकी नज़र करते हैं। बस यही कहना चाहता हूँ मैं कि बहुत टाइम से हम जो पूरे एक साल से घर में बैठे थे। गवर्नमेंट ने 2-3 दिन पहले लॉकडाउन उठाया है और पार्कों को खोल दिया है। हम लोगों का वेलकम करते हैं, पार्कों में आएँ और मास्क का खास ख्याल और सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखें। क्या कहना चाहते हैं? जनाब ये वना सोशल डिस्टेंस थो पान वन तो यू खसू करू चक्कर तो यो पे लग थोड़ा बहुत लग ये टूरिस्टन तक गुजारिश तम तक यिथ तो बे क्या बाकी सोशल डिस्टेंस मास्क वास्क थावन। एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा शुक्रगुजार है, उन्होंने लगभग 5 मंथ के बाद टूरिस्ट प्लेस जो है वो पार्क जो है वो खुले छोड़ दी है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन लोगों से जो यहाँ पे आना चाहते हैं
चाहे इंडियन हो चाहे यहाँ के लोकल्स है, वो यहाँ पे आए और जो कोविड-19 के गाइडलाइंस है उनको मेहरबानी करके आप फॉलो कर सकते हो और आप आराम से अपना जो इंजॉयमेंट है वो उसके लिए आप आ सकते हो। गुलमर्ग में हूँ ये देखने के लिए कि यहाँ थोड़े थोड़े कश्मीरी लोग आने लगे हैं। अब मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी आएगा वो कम से कम SOP फॉलो करेगा, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करेगा और ज़्यादातर वो मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस का ज़्यादा ख्याल रखें। और सबसे ज़्यादा जो मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है, वो गुलमर्ग को हमें साफ़ रखने में मदद करें ताकि कूड़ा करकट दाएँ बाएँ न फेंकें। हर जगह डस्टबिन लगे हैं और डस्टबिन में फेंकें। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अपना वो ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि SOP फॉलो हो और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। चलिए, सरकार ने फैसला लिया टूरिज्म जो स्पॉट्स हैं उनको ओपन करने का। पहलगाम, गुलमर्ग या बाकी जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पे लोग जा रहे हैं, मगर SOPs का ख्याल रखना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना ज़रूरी है। और जहाँ आप बच्चों को साथ ले जाएंगे उनके लिए एहतियात बरतें, क्योंकि ये कोविड जो है ये कहीं भी हो सकता है, किसी शख्स में भी हो सकता है। और साथ ही वहाँ पे जो गुलमर्ग के साफ़ सफाई के हवाले से उनने बात की, उनका कहना है कि यहाँ पे साफ़ सफाई का ख्याल रखें, कूड़ा करकट अगर कहीं पे हो उसको डस्टबिन में डालें, डस्टबिन का ज़रूर इस्तेमाल करें। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की के हवाले से, जहां एक तरफ सरकार के दावे हैं तामीर व तरक्की हो रही है और फास्ट ट्रैक बुनियादों पे यहां पे काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोग जो है वो नाराज़ है, लोग एहतिजाज कर रहे हैं। चाहे हम पीने के पानी के हवाले से बात करें, सड़कों के हवाले से बात करें, जो भी एसेंशियल नीड्स है लोगों की, उनके हवाले से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और अगर हम कश्मीर की बात करें, ऐसे अभी 70 से 80% ऐसे सड़कें हैं जिनकी हालत काफ़ी खस्ता है, जहाँ सरकार तवज्जो नहीं दे रही है। ब्रह्मपत्री त्राल का इलाका है, वहाँ 5 साल पहले एक रोड को तामीर किया गया था, तो लोगों ने खुशी का इजहार किया था, सरकार की सराहना की थी, मगर 5 साल मुकम्मल हुए, रोड पे तामीर जो काम किया गया था वो रोड वही का वही है, उस पे काम आगे नहीं बढ़ा है, रोड मुकम्मल नहीं हुआ है, लोगों को परेशानी है। लोगों का कहना है कि अब सर्दियों का मौसम आने वाला है, बर्फबारी हो सकती है, बारिशें हो सकती हैं, तो लोगों को चलने फिरने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो सकती है। हमारे साथी कौसर अहमद ने वहाँ के लोगों से बात की, आए आपकी नज़र करते हैं। मसला रोड का है, 17 से हमारी रोड निकाली गई है, लेकिन इसमें कोई मैगडम नहीं है, कुछ नहीं है। हमने बहुत सारे हुकूमत से गुजारिश की थी कि हमारी रोड की तरह तवज्जो दी जाए, लेकिन किसी ने भी इसकी तरफ देखा नहीं। कहते हैं आज कल परसों, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया है। हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हमारी इस रोड की तरह कुछ न कुछ किया जाए, क्योंकि हम बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, 1300-1400 लोग हैं यहाँ पे, लेकिन जब भी कोई बीमार होता है हम कंधों पर ले जाते हैं उसको, उधर 2-3-4 किलोमीटर ले जाते हैं नीचे कंधों पर। जब भी बर्फ़ पड़ती है या बारिश होती है यहाँ पे इंसान चल नहीं पाता है, यहाँ पे ना कोई गाड़ी मानती है। पहले गाड़ी यहाँ चढ़ती थी, लेकिन आज रोड पूरी ख़त्म हो गई है, लेकिन यहाँ पे कोई गाड़ी भी नहीं चढ़ती आज। हमारा मसला सिर्फ रोड का है, पिछले 5 साल से रोड निकाली गई है, लेकिन आज तक इस पर ना मैगडम बिछाया गया है, ना रोड ही है, ना कुछ है। बड़े बड़े खड़े खुदे हुए हैं। PMGYS के डिपार्टमेंट में हम बार बार जाते हैं, उनको बोलते हैं कि हमारी रोड का काम शुरू करो। आला हुकाम के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि रोड का काम शुरू करो, लेकिन टस से मस नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट हमें बोलती है, डिपार्टमेंट हमें बोलता है कि कल निकालेंगे, परसों निकालेंगे, लेकिन आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। हमें गुजरों को इसी तरह छोड़ के रखा है जैसे कि हम इस दुनिया में रहते नहीं हैं। काफ़ी मुश्किलों का सामना हो रहा है। हमारे जो डिलीवरी केस होता है, बीमार होते हैं, हम उनको कंध पे उठा के ले जाते हैं कि कई लोग हमारे रास्तों में मर गए, लेकिन आज तक किसी ने हमारी नहीं सुनी। हमारा यही मसला है। हम गवर्नमेंट से और आला हुकाम से मोदबाना अपील करते हैं कि हमारी इस रोड का काम शुरू किया। चलिए, आपने बात सुनी जो ब्रह्मपत्री त्राल के लोगों की मुश्किलात का उन्होंने इजहार किया, सरकार की नोटिस में बात लाने की कोशिश की कि इस रोड पे काम शुरू किया जाए ताकि आने वाले जो सर्दियों का मौसम है वहाँ पे लोगों को मुश्किलात ना हो। नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी, मेरे ऑनलाइन एडिटर साहिल मजीद के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।